एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग। ठीक है, हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलिंग के बारे में। तो बुक में चीज़ें थोड़ी लेंदी है, तो मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना लिया है, वो आप लोग के लिए भी हेल्पफुल रहेगी अगर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे तो। यहाँ फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग दिया है, सीक्वेंस ऑफ कंट्रोलिंग दिया है, वो जो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, तो यहाँ से मैंने लिखा है कि अगर कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग दोनों होता है। जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि प्लानिंग इज़ ऑलवेज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, क्योंकि हम लोग प्लान हमेशा फ्यूचर पर्सपेक्टिव से लेते हैं, फ्यूचरिस्टिक होता है। बट कंट्रोलिंग को कहा जाता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ। क्यों फॉरवर्ड? इसलिए क्योंकि कंट्रोल चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने की हम कोशिश करते हैं जो फ्यूचर में होने वाला है। और बैकवर्ड इसलिए कि चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम पास्ट के एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड करते हैं कि हाँ, पास्ट में चीज़ें ऐसी हुई थी तो अब मुझे ऐसी रूल से रेगुलेशन बनानी चाहिए, ऐसी चीज़ें करनी है ताकि वो हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग बोथ है। अब प्रोसेस क्या है? जब भी किसी चीज़ को कंट्रोल करना रहता है तो हम क्या क्या प्रोसेस बनाते हैं। तो पहला है एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। दूसरा, जो हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं उसको मेज़र करते हैं। जब मतलब मान लीजिए हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया, अब हम उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे कि हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स की थी, हमने काम किया, तो हम उस स्टैंडर्ड तक पहुँचे या नहीं। तो तीसरा होता है कि हम स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स किए थे उसको और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने जो किया, दोनों के बीच हम कंपैरिजन करते हैं। और ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स की थी, यानी हमने जो चीज़ें बनाई, जो 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 हमने रूल रेगुलेशन बनाए थे, हम एकदम से उस पर खरे उतरे नहीं, कोई डेविएशंस हो जाती है। तो फोर्थ में आता है एनालाइजिंग डेविएशंस। अब एनालाइजिंग डेविएशंस में ही बुक में 2 पॉइंट यहाँ क्लियर किया हुआ है कि इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशंस देन कंट्रोल मैनेजर आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ सच डेविएशंस। जो भी डेविएशन होता है तो हम एक कॉज उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देयर इज एक्सेप्टेबल रेंज इन विच द रेंज और डिग्री ऑफ डेविएशन इज प्री डिफाइंड अलॉन्ग विथ सम की रिजल्ट एरियाज। तो इसमें कौन कौन से हैं? 2 हैं। एक है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, CPC जिसको बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब होता है कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जो पॉइंट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं उस पर फोकस किया जाता है, यानी कि KRA पर फोकस किया जाता है। KRA मतलब की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के थ्रू। दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अभी आप लोग बहुत पढ़िएगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंटेलिजेंस सिस्टम। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ना वो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक अलग से एक पेज बना लो या फिर अलग से एक डायरी बना लो जिसमें आप इन सारे वर्ड्स को अलग लिखते चलो, ठीक है ना, और फिर उसके डेफिनेशंस लिखते चले, फिर अपने शॉर्ट में जो लिखना है, ताकि आपको जब भी कोई कन्फ्यूज़न हो कि अरे हाँ, मैंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, मैंने मैनेजमेंट बाय इन्फॉर्मेशन पढ़ा था, बाय मैनेजमेंट इंटेलिजेंस सिस्टम हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वो क्या था उसको ज़रा हम देख लें। तो इस तरह से कन्फ्यूजन्स दूर होती हैं और चीज़ें याद रहती है। तो ये है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या कहा गया है कि जब मैनेजमेंट, जो भी मैनेजर होता है वो जब सारी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है बट वो सारे पे फोकस नहीं कर पाता है, सो ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस पे फोकस किया जाता है जो अवॉइडेबल नहीं है, जिसको ऐसे जो ज़रूरी, एकदम से ज़रूरी है, उस डेविएशंस पे फोकस करते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस के थ्रू, राइट। फिर उसके बाद हम लोग करेक्टिव एक्शन लेते हैं। नाउ अब हम आएंगे टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड सर्विलेंस के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो डायरेक्ट सुपरवाइजर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। दूसरा आपका आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हम लोग कंट्रोल करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी टूल्स का यूज़ करते हैं वो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। आप लोग जब मार्केटिंग रिसर्च पढ़ोगे तो उसमें 2 वर्ड्स पढ़ने, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड एक क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, जैसे कि बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बना के एनालाइज करना, ठीक है।
तो ये एक हो गया फिनेंशियल स्टेटमेंट। और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट भी है रेशियो एनालिसिस। मैं वही चेक कर रही थी कि मैंने वो लिखा ही नहीं है। रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी टर्नओवर रेशियो क्या है, उसकी सोल्वेंसी रेशियो क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग रेशियो एनालिसिस से फाइंड आउट करते हैं। बजटरी कंट्रोल, मतलब बजटरी कंट्रोल जो है दोनों को, प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों को असिस्ट करता है। मतलब बजटरी कंट्रोल में हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरह से बजट प्रिपेयर करना है, और कंट्रोल के बारे में भी सोचते हैं कि इतना एक्सपेंस हो रहा है या फिर इन सारी चीज़ों को हमको कैसे कंट्रोल करना है। तो बजटरी कंट्रोल के थ्रू ब्रेक इवन एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर क्वेश्चन आए भी प्रीवियस ईयर पेपर पे है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मैं दिखाऊंगी आपको जरूर। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब एक ऐसा पॉइंट, ये ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब ब्रेक इवन पॉइंट एक होता है। ब्रेक इवन पॉइंट दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट है, यानी कि जहाँ ना कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी ने जितने कॉस्ट लगाए हैं उतना का उतना उसको आया, मतलब 10 रुपया कंपनी ने लगाया, कंपनी को 10 रुपया ही आया सेल करके, तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कंपनी अभी ब्रेक इवन पॉइंट में है। डैट मीन्स ना ही उसे प्रॉफिट हो रहा है, नहीं है वो लॉस में जा रही है, राइट। फिर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखिए हमने बताया नहीं है, अभी हमने पढ़ा था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अब है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मैंने MBO का मतलब होता है कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें जो होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस लोग के बीच डिफ्रेंशिएट कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं कि ये आपकी ऑब्जेक्टिव है एंड यू हैव टू अचीव दिस इंडिविजुअली। यानी कि हर इंडिविजुअल के लिए एक ऑब्जेक्टिव फिक्स करना और फिर उसको एनालिसिस करना उसकी, हम उसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसलिए हमने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर सेट। हर इंडिविजुअल के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, तो होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट 1 सेकेंड गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है आपकी मैनेजमेंट ऑडिट। तो ऑडिट के बारे में तो हर किसी को पता है, इसलिए मैंने उसमें उतना ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन नहीं किया। फिर है एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। अभी हमने 3 पढ़ा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वो इन्फॉर्मेशन इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन गैदर करके देना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम है। उसके बाद है PERT एंड CPM टेक्निक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। PERT का मतलब होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पार्ट मेथड। दोनों ही एनालिसिस करने और कंट्रोलिंग करने के टेक्निक्स हैं। दोनों ही बताते हैं कि आपको किसी भी काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा। लेकिन दोनों के बीच मेजर डिफरेंस क्या है गाइज, ये देखिए मैंने इसलिए लिख दिया है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी, तो इसमें कोई वेल डिफाइंड नहीं होता है और ना ही टाइम सर्टेन होता है कि आपको इतनी ही सर्टेन पीरियड में ये चीज़ कंप्लीट करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन CPM यानी क्रिटिकल पार्ट मेथड में टाइम सर्टेन होता है और ये प्री वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड एक्टिविटीज़, पहले से एक्टिविटीज़ डिफाइंड किए, उसे हमें इतना टाइम में फिक्स्ड करना है, मतलब फिक्स टाइम में उसे कंप्लीट करना है, तो वो CPM कहलाता है। बट PERT कोई वेल डिफाइंड एक्टिविटीज़ नहीं होती और ना ही सर्टेन होता है, वो अनसर्टेन होता है। तो ये है PERT और CPM टेक्निक। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग के बाद आपका है यहाँ कम्युनिकेशंस, ठीक है। हाँ, एक याद रखिएगा कि कम्युनिकेशंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड कॉमनीस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉमन। ये याद रखिएगा, ये शायद एक क्वेश्चन में पूछा गया था, मैं यहाँ लिख देती हूँ। कम्युनिकेशंस जो है एक वर्ड से लिया गया है कॉमनीज, जिसका मतलब होता है कॉमन। क्या होता है इसका मतलब? कॉमन, ठीक है। अब आता है कि कम्युनिकेशन कैसे होगा। एक सेंडर होगा, इनकोडिंग करेगा वो,
किसी भी मैसेज को किसी न किसी चैनल के थ्रू जाएगा, या तो व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जैसे भी आप भेजना चाहते हो कोई ना कोई चैनल इंक्लूड होगा उसमें। रिसीवर उसको रिसीव करेगा, फिर वो डिकोड करेगा अपने लैंग्वेज में और फिर आपको उसका फीडबैक देगा। अब कम्युनिकेशन जो है वो 2 टाइप्स का है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रैपवाइन भी बोलते हैं। ये कोई फॉर्मल नहीं होता है। अब देखो फॉर्मल कम्युनिकेशंस भी 4 टाइप्स के हैं, सर्कल, चेन, विल और ऑल चैनल। सर्कल चैनल जो है, जैसे हमने यहाँ फोटो बनाया, देखिए एक बंदा अपने कंस्क्वेंट 2 बंदे से बात कर सकता है, मतलब 1 कम्युनिकेट टू एडजेसेंट 2, वो है सर्कल। चेन देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि दे दिया था कि कौन सा चैनल है, उसमें पूछा था कि 1 पर्सन कम्युनिकेट द एडजेसेंट 2, तो आपको जब फिगर याद रहेगा तभी ना आप टिक आउट कीजिएगा। तो सर्किल। चेन में क्या होता है, एक आदमी नहीं, चेन में ये वो कंडीशन है, चेन में है कि फ्लोज फ्रॉम इन अ वर्टिकल लाइन, मैंने लाइन गलत बनाया, मुझे ऐसे बनाना चाहिए था। वर्टिकल लाइन में होता है, मतलब दैट मीन्स कि वो सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट्स डिसीजन आते हैं, यानी कि सुपेरियर लेगा उसके बाद करते करते सबऑर्डिनेट्स तक आएंगे वो डिसीजन, तो उसे हम लोग चेन कहते हैं। विल को सबसे फास्टेस्ट चैनल कहा जाता है, क्योंकि एक सेंटर में बैठा हुआ आदमी सभी लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है और सभी लोग उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो विल को सबसे फास्टेस्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। फिर एक आपका चौथा है फ्री फ्लो या ऑल चैनल। तो इसमें फ्री फ्लो है, आपका कोई ये नहीं है कि एक आदमी अपने एडजेसेंट 2 से या फिर एक आदमी केवल एक से, कि वर्टिकल है कि हाँ सबऑर्डिनेट ही सुपेरियर सबऑर्डिनेट्स को इन्फॉर्मेशन देगा, इस फ्लो में आएगा, एक चेन में आएगा। फ्री चैनल में क्या होता है कि इच मेंबर कम्युनिकेट टू ऑल, एक मेंबर जो है हर किसी से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये हुई हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय guys. If you like my channel then like, share and subscribe and hit the bell icon. और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील होता है कमेंट पढ़ के, कि इफ़ यू हैव सम सजेशंस फॉर मी देन गिव इट टू मी, देन सजेस्ट मी। एंड आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है और मैं अपने वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। गाइस प्लीज़ 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 मुझे बताना। एंड आज से मैं प्रॉमिस तो नहीं करूँगी, बट मैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर PSUs बैंक में जो वैकेंसी आती है उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी मैं वीडियोस बनाया कर दूँगी, फॉर मार्केटिंग ओनली। तो मैं आज से वो भी पोस्ट किया करूँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।